बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी डिक्लेरेशन के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पहले एज़ यूजुअल आपने मालूमात पे जाना है या फिर आप इस पे जाएंगे MIS पे। MIS पे जाके आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके आप यहाँ पे पेमेंट्स डिटेल्स वगैरह जो हैं उनकी आप यहाँ से डेट्स देंगे और आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगे। एक तो तरीक़ेकार ये है और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप मालूमात सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एम्प्लॉय हैं ये यू फ़ोन में जॉब करते हैं, तो इनका डाटा हम चेक करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने रिटर्न इनकी कुछ ऐड की हुई है, तो आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो इनकी जो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ रहा है कि ये रेज़िडेंशियल हैं, नॉन रेज़िडेंशियल हैं, तो डेफ़िनेटली रेज़िडेंशियल है, तो मैंने इनको येस कर दिया। फिर फर्दर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे ये सैलरीड पर्सन है। आवर रिकॉर्ड इंडिकेट दैट यू रिसीव इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। इफ यू रिसीव इनकम फ्रॉम एडिशनल सोर्स ड्यूरिंग दी पीरियड प्लीज सेलेक्ट देम। तो आपका कोई एडिशनल सोर्स है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ सैलरी रहने देंगे। तो मैंने इसको सैलरी रहने दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉफिट और ये डिटेल्स खुद ब खुद आ जाती है। तो आपने अगर यहाँ पे यस कर दिया इस स्टेप के ऊपर, इनकम सोर्स के ऊपर, तो ये जो ओल्ड फॉर्म है वो खुल जाएगा और फिर आपने उसमें इसको रिटर्न को फाइल करना है। अगर किसी को ये वाला फॉर्म समझ नहीं आ रहा, चाहे वो बिजनेस रिटर्न कर रहा है चाहे सैलरी रिटर्न कर रहा है, तो उसको फिर इस जगह पे आके यस करना होगा, तो फिर वो पुराना फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि प्रीवियसली जिसमें हम रिटर्न करते थे, तो वो वाला रिटर्न फॉर्म जो है ओपन होगा। यहाँ पे मैंने इसको यस नहीं किया, मैंने नो किया, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करके ये मैंने खुद ग्रॉस इसकी जो इनकम थी, सैलरी थी, वो डाली थी, ऐड की थी। तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का मैं तरीक़ेकार यहाँ पे बता देता हूँ। एडिट यहाँ पे ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड आ गया, यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर नहीं भी आप फाइंड कर सकते तो आई कांट फाइंड एम्प्लॉयर, यहाँ पे फिर आप सैलरी यहाँ पे ऐड करेंगे और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप सारा टैक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कोई सैलरी अलाउंसेस एक्सपेंडिचर हैं, एग्जेम्पशन है टैक्स में, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह से आपने कोई बेनिफिट लिया है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे ये वाला जो सेंटेंस है ये हर में बड़ा अहम है, ये आपने देखना है लाजमी। इसमें क्या कह रहा है और थोड़ा सा समझना भी है। डिड यू रिसीव एनी सैलरी एरियर्स और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर और एनी एडिशनल सैलरी फ्रॉम ए डिफरेंट एम्प्लॉयर। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सैलरी एरियर्स वगैरह जो आपने अगर लिए हैं वो फिर यस करना, और अगर कोई और जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, एडिशनल सैलरी है आपकी फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर, किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो फिर भी आपने यहाँ पे यस करना है। तो मैंने क्योंकि एक ही है तो नो ही करना है, तो मैंने नो कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो अगला टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी है वो आ जाएगा, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 149, और यहाँ पे इसका आ गया जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो टोटल सैलरी जो है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो है। यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी, इसके बिल्स वगैरह की, फ़ोन की, और यहाँ पे फिर इसके आ जाएंगे नीचे हेड्स में पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट डेबिट प्रीपेड कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड के ज़रिए से जो पेमेंट्स वगैरह इसने किए हैं, कोई में भी डोमेन खरीदी होगी या कुछ ऐसा खरीदा होगा तो उसमें पेमेंट गई है, वो डिडक्शन हुई है, ठीक है। टैक्स की डिडक्शन, यहाँ पे टैक्स की डिडक्शन हो रही है, सो वो सारा कुछ आ रहा है, टोटल अमाउंट नहीं आ रही। तो यहाँ पे इसके टैक्स की डिडक्शन आ गई है, तो ये कुल मिला के इसका जो टैक्स कटा है ड्यूरिंग द ईयर
तो वो कटा है 1,50,443 150,443। यहाँ पे इसका टोटल मिनिमम टैक्स अगर वहाँ पे ऐड होता तो वो आ जाता। हमने खुद मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए फिर उसी पुराने फॉर्म पे जाना होगा। तो यहाँ पे एक टोटल एडजस्टेबल टैक्स आ गया यहाँ पे। तो ये आपने टोटल जो है यहाँ पे आ गया है, तो इसको ऐसे रहने देना है। नीचे वाला ये वाला लाइन आपने जरूर पढ़ना है। डू यू वांट टू रिपोर्ट एनी withholding tax other than those mentioned above or modify the only one already listed above? अब ये बात कर रहा है कि जैसे पीछे वो उसने का पूछा था कि सैलरी वगैरह आपकी कोई एडिशनल है तो बताएं। अब मैं यस करता तो पुराने वाला फॉर्म खुल जाता। अब यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि अगर आपने कोई और टैक्स क्लेम करना है या इसमें एडिट करना है, इसको एज इट इज नहीं छोड़ना, आपको लगता है कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है एफबीआर की तरफ से वो ठीक नहीं है, तो आप यस पे आ जाएंगे। जैसे यस आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, और ये पुराने उस बड़े फॉर्म के ऊपर ले जाएगा जो आप यूजली पहले यूज करते थे। तो मैंने इसको कर दिया नो। अब इसने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब ये आपने पढ़ना है टैक्स रिलीफ रिडक्शन एंड क्रेडिट्स, हेड्स आपने पढ़ते जाना है और नीचे डिटेल्स पढ़नी है। योर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन बिलो विल हेल्प अस टू डिटरमाइन whether or not you qualify for tax relief in the form of deductible allowances, tax reduction and tax credit, which reduce your tax income and or tax liability for the tax year 2025। वो कह रहा है कि टैक्स रिलीफ रिडक्शन क्रेडिट्स वगैरह अगर आपके कोई हैं तो आप क्लेम करें। तो उसने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दे रही है। Were you a full-time researcher or teacher in a educational institute during the tax year 2025? जो कि ये वाला रिलीफ ये लास्ट ईयर है, इसके बाद इन रिसर्चर और टीचर्स को नहीं मिलेगा। अगर यस है तो मैं यस में क्लेम कर दूंगा, वो मेरे लिए फॉर्म खोल देगा। डिड यू पे ट्यूशन फी फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर? आपने कोई टैक्स ईयर में ट्यूशन फी वगैरह पे की है बच्चों की, आपके बच्चे हैं पढ़ते हैं, तो उसको आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस कर दूंगा अगर है तो। डिड यू बैंक डिडक्टेड ज़कात फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और डिड यू मेक एनी ज़कात पेमेंट टू रिकॉग्नाइज ज़कात कलेक्शन अथॉरिटी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर? अच्छा, यहाँ पे एक लोगों को कंफ्यूजन आती है, वो ये कंफ्यूजन आती है कि वो कहते हैं कि किसी को भी ज़कात दी है तो हम क्लेम कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज इदारे हैं उनको आप ज़कात देंगे तो तभी क्लेम करेंगे, और बैंक अकाउंट्स के थ्रू करेंगे तो तभी आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई है तो आप यस कर दें, अदरवाइज नहीं। जैसे ज़कात बैंक वगैरह काट के आगे भेज देते हैं, तो आपकी अगर ज़कात कटी है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। डू यू वांट टू क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर एनी एरिया अदर देन दोज मेंशन अबाउट? फिर वो और इसको कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इन ऊपर जो लिखी हुई है इनके अलावा कोई और आपका टैक्स बनता है तो उसको भी क्लेम करना है? तो यहाँ पे यस करेंगे तो वो आ जाएगा, बट मैंने नो करना है क्योंकि मुझे नहीं और क्लेम मेरा बनता, तो मैंने इसको। अब फॉर्म आगे वेल्थ स्टेट में पहुंच गया है। योर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्लीज रिव्यू योर पर्सनल एंड assets and liabilities below, update them, reflect their status during the tax year। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देना है। कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, अगर कोई आपका बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो है, व्हीकल्स हैं, और इसके अलावा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पे है, और ये इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कोई भी आपकी प्रीशियस पोजेशंस वगैरह हैं, रिसीवेबल लोन्स हैं, कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आएगी। अब ये वो वाली चीज़ आ गई है जो 2 दिन पहले ऐड की गई है, इसके बगैर टैक्स रिटर्न कंप्लीट नहीं होती। तो ये यहाँ पे इक्विपमेंट नॉन बिजनेस जो है 150 लाख है, क्योंकि इसका पहला साल है टैक्स रिटर्न का, तो इसको आप एज इट इज़ 150 लाख ही कर देंगे। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, तो आपने यहाँ पे डिफरेंस लिखना है, कम है तो कम लिखना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है। और दूसरा, इसमें अभी तक जो है क्योंकि नया नया है, काफ़ी लोग गलतियां करेंगे। एफबीआर का जो मेन मकसद है यहाँ पे इस वैल्यू को लिखने का, वो ये है कि लोगों को 2 चीज़ों में इंगेज किया जाए, दो क्लेम जो है उनके वैलिडेट किए जाए।
FBR के। एक ये कि 7E का जो टैक्स है एवरी ईयर 1% जो लगेगा, वो आपने यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू लिख देनी है उसके मुताबिक आपको चार्ज होगा। दूसरा ये है कि आप जब बेचने जाएंगे कोई चीज़ तो गेन टैक्स है वो यहाँ से फिर आपकी दी हुई वैल्यू से एवेल्यूएट करेंगे। अब वैल्यू का जो 7E का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक वो चल रहा है। तो उसमें जो क्वेश्चन उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, FBR से पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी ये था कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आज की जो चीज़ है उसकी ये वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। मतलब एक चीज़ जो है एक गली में और रेट है, दूसरी उसके साथ ही है उसकी और रेट है, रोड के करीब और है, रोड के बैक साइड के और है। तो आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू दी है तो वो उसके आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तो FBR के पास इसका कोई सवाल का जवाब नहीं था और 7E का जो मैटर है वो अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर डिसीजन आना बाकी है। तो बेसिकली आप जो वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको टैक्सेस भी आगे देने होंगे। तो इसमें बड़ा ख्याल रखना है। मेरे हिसाब में जो FBR जो फेयर मार्केट वैल्यू का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो FBR के जो माइंड में है एक्चुअल में वो है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि वो वाला आप यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू करंट जो है वो आप दे दें, और जो आपकी कॉस्ट वैल्यू है मे बी वो उससे कम हो। ठीक है, तो अब इसको आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, और बेहतर जो है वो कॉस्ट लिखें, वरना फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स पड़ जाएगा। तो आपको फिर टैक्सेस वगैरह गेन टैक्स और 7E उसके हिसाब से देने पड़ेंगे। और एक दफ़ा ये आपने लिख दिया, तीर कमान से निकल गया, तो फिर उसके बाद ये आपकी लायबिलिटी है, आपको हमेशा इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जिनके एसेट्स वगैरह हैं, ये तो जो कम एसेट्स हैं उनको इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना अगर इसमें एक छोटी सी गलती जो है वो अब आपको टैक्स चार्ज करवाएगी। अगर आपने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की उसको भी आप नहीं भेज सकेंगे। अगर डिक्लेयर गलत कर दी इस तरीके से किसी मतलब ऐसे कंसल्टेंट से जो आपकी रिटर्न को नहीं देखता, बस वो कर देता है, तो फिर आप ही भुगतेंगे और आपको ही इसको फेस करना पड़ेगा, उसको यहाँ से कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई, तो प्रॉपर्टी भी जो है वो भी यहाँ पे मेंशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे जो एसेट्स वगैरह इनकी डिटेल्स वगैरह आ गई। आगे कह रहा है कि डू यू हैव एनी एसेट और लायबिलिटीज आउटसाइड द पाकिस्तान, तो नो है इसमें, तो नो कर देंगे। अब यहाँ पे जो है प्लॉट ये आ गया, ये उस 7E वाले की तरफ ले गया है, कैपिटल एसेट की तरफ, ये वाला। और ये कैपिटल एसेट में आप पूछ रहा है, अब आपके पास जिसका तो एक प्लॉट है, बहुत सारे प्लॉट हैं और 2.5 लाख करोड़ से अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो उसमें एग्जाम्पटेशन नहीं आएगा, एग्जाम्पशन नहीं देगा। एक ही प्लॉट को अलाउ करेगा, एक ही प्रॉपर्टी को अलाउ करेगा जो कि 2.5 करोड़ से या इस 2.5 करोड़ तक है। अगर तो आप उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपको 7E का टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो 7E आपको इस बार इस फार्म की मद में लगने लगे है, तो अगर आप नहीं पे करेंगे तो सेल आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट प्रॉपर्टी फॉर दी एक्सक्लूजन फ्रॉम द टैक्स, मतलब एग्जेम्पशन जिसके ऊपर है 7E के ऊपर वो आप बताएं। इसमें यहाँ पे एक है, वो आपकी आप अगर 10 होंगी तो 10 आ जाएंगी, उनमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे। यू आर अलाउड टू एक्सक्लूड वन प्रॉपर्टी फ्रॉम द टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E फॉर द टैक्स ईयर 2025। डीम इनकम में एक प्रॉपर्टी ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके पास एक है तो मैं एक ही कर देता हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा, तो इसकी ये एग्जाम्पशन होगी, क्योंकि एक तो आप एग्जाम कर सकते हैं और ये है भी 2.5 करोड़ से नीचे। अब आगे आ गया, तो आगे इसमें ये इसकी वेल्थ रिकंसाइलेशन है, और ये आ गया टोटल इनकम और फॉरेन रेमिटेंस, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे इसका अब वो डिफरेंस क्रिएट हो गया है। वी हैव प्री फिल्ड द टेबल बिलो यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें फर्क आ गया है। ये जब पहले मैंने रिटर्न की थी उस वक्त फिर वेरीफाई नहीं हुआ था, उस वक्त इसको रिकंसाइल करके छोड़ा था 0-0। अब एसेट्स जो हमने दिए हैं उनमें डिफरेंसेस की वजह से अब इसमें फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो इसको फिर अब
रिकंसाइल करने के लिए दोबारा से हमें इसको उन चीज़ों में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लेंगे और 2,20,000 इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेल्थ स्टेटमेंट की है, ठीक है, तो वेल्थ स्टेटमेंट में चेंज इन एसेट्स आया है। ठीक है, ये ये 2025 में इसके ये वाले एसेट हैं और पहले ये थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो हमने देखना है। यहाँ पे जो यहाँ पे 2,20,000 जो है ये एसेट्स इंक्रीज कर गए हैं, 24 में ये नहीं थे। तो यहाँ पे बेसिकली इसके वही हैं, यहाँ पे गलती हुई है तो यहाँ पे हम कर देंगे 58, क्योंकि इसका फर्स्ट रिटर्न है 70 ये। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, अब ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे गलती कर रहा है, बिलो चले गए हैं, 50,000 रो है। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ ये कहाँ पे इशू कर रहा है। तो ये 1.5 की वजह से कर रहा है, ये इंक्रीज हो गया 1.5 की वजह से। ये कोई भी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी भी अगर गलत हो गई तो फिर ये इस तरह का आपको इशू फेस करना पड़ेगा। देखें, अब ये यहाँ पे कोई नहीं आ रहा और यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। ये इसका प्लॉट है, वो कह रहा है इसको एग्जेम्प्ट करना है, ऑलरेडी आपको बता चुका, एग्जेम्प्ट कर हो गया। अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसमें आपकी चॉइस है कौन सा करना है आपने, नेक्स्ट कर देंगे आप। अब यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए, वो है प्रीफिल द टेबल बिलो बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, ये 0 आ गया तो इसका मतलब है हम अब रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको एग्री करूंगा। आई हेयर बाई अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस पेज इज ट्रू। ये ट्रू कर दिया तो उसके बाद आप रिवीजन में कोई रीज़न दे के, कोई स्पेसिफिक रीज़न दे के चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी कमिश्नर की अप्रूवल के साथ आपको मिल सकता है। मतलब एक दफ़ा ये हो गया तो फिर हो गया। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स आपके पास सामने आ गई है। अब इसको आप करेंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर जाएंगे, अगर कोई भी एरर हुआ तो फिर आपको वो नीचे बता देगा, बट इसने आगे मैसेज भेज दिया है। अब मैं जो क्लाइंट है उससे पूछ लेता हूँ मैसेज करके कि कौन सा उसके पास टेक्स्ट गया है, वेरीफाइड टेक्स्ट। तो जैसे ही वो वेरीफाइड टेक्स्ट मेरे पास आएगा मैं ऐड करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगी। मैंने मैसेज कर दिया है, बिल्कुल उसका पहले ही मैसेज आ गया। वेरी स्मार्ट बॉय। तो मैंने इस कोड को अभी इंटर कर दिया है, वेरीफाई कर रहा है। ये आपका फीडबैक बैक ले रहा है। तो मैं तो इस फॉर्म से सेटिस्फाइड हूँ, सिर्फ उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो कि मार्केट वैल्यू है। बाकी फॉर्म ठीक है, काम अच्छा कर रहा है। तो चीज़ें ऑटो आ रही हैं और इसमें जो एक टेक्निकल चीज़ ये है कि कोई भी इसको एक समझे बगैर बंदा करेगा तो वो आपको ऑडिट में डालेगा।
कोई भी इसमें इलिटरेट बंदा जिसको इसकी समझ नहीं है वो आपको कन्फर्म मुसीबत में डालेगा, क्योंकि अब चीज़ें सिंक होके एफबीआर को बाकायदा पता चल रही हैं और ये ऐसा सिस्टम है ये खुद डिटेक्ट कर लेता है। मैं टेक्निकली इसको देख रहा हूँ, ये टेक्निकली चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कंपाइल करके सामने लेके आ रहा है। तो जब भी नोटिस अब इसको भेजना होगा तो इसको एक एक चीज़ को चेक करना नहीं पड़ेगा, ये टेक्निकली चीज़ें निकाल के खुद ही नोटिस भेज देगा। फिर उसको जो ऑफिसर्स हैं वो फॉलो अप करेंगे और फिर आपको सबको मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर आपने गलत डिक्लेरेशन की है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर करें। ये इसकी रिटर्न मैंने अभी आपके सामने ये आ गई है, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड, योर इनकम टैक्स रिटर्न वाज सबमिटेड ऑन 25 सितंबर। ये आगे उसका टाइम आ गया है, स्टैंडर्ड टाइम, योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2025 बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं सारों का टिक होना ज़रूरी है तब ये रिटर्न होगी। डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं उस क्लाइंट को भी भेज देता हूँ। ये इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड होके सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू फोन का एम्प्लॉई है, इसके पास सारी चीज़ें मौजूद थी, रिसिप्ट्स वगैरह सैलरी की सब मौजूद थी, सब चीज़ें इसके पास उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके दी हैं। तो ना मुझे इशू आया है ना इस क्लाइंट को इशू आया है। तो इस तरीके से आप भी फाइल करेंगे। तो अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे भी खिदमत ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।